एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था। वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब, दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिससे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो, तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे। उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओ, ये क्या, मेरा दांतों में दर्द हो रहा है। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है। आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा। तुमने बहुत अच्छा काम करी हो। कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है। मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है। तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपनी बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ, बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ। इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी, ये आपके माँ पिताजी हैं? मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते
हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे। बेलापुर गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू रहती थी। वो घर में ही कांच की चूड़ियाँ बनाया करती थी और एक टोकरी में उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती थी। पीलू लक्ष्मी जी की बिना स्वार्थ के भक्ति किया करती थी। उसका पति बंटी कबूतर प्लम्बर था और नल फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन बंटी काम से लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। भले ही हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है कि आपकी जान बच गई है। इतने दुख में भी तुम्हारे मन में लक्ष्मी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है पीलू। लेकिन ये भी तो सच है ना कि हमारे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। अब तो मेरी इस हालत के कारण घर का किराया, दवाई और किराने के खर्चा कैसे निकलेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाता पीलू। आप चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सब संभल जाएगा। मैं और मेहनत से कांच की चूड़ियाँ बनाया करूँगी। अभी तो त्योहार का सीजन आने वाला है, हो सकता है कि हमारी अच्छी कमाई भी हो जाए। ऐसे कहकर पीलू बिना आराम किए चूड़ियाँ बनाती थी और बंटी का ख्याल भी रखती थी। इस वजह से वो भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। घर का खर्च अब भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। एक दिन वो अपनी कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए बाजार जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे ग्राहकों को बुलाती रहती है। तभी वहाँ पे बबली आती है। कितने की चूड़ियाँ दे रही हो पीलू? बबली सेठानी जी, सिर्फ 50 रुपए की 12 चूड़ियाँ है, ले लीजिए, आपके हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। अरे वाह, इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं ये। मुझे तो तुम 200 रुपए की लाल हरी चूड़ियाँ दे दो, इस त्योहार में बहुत अच्छी लगेंगी। पीलू, ऐसी चूड़ियाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं दिखती हैं। तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं इन्हें खुद घर में बनाती हूँ। इन्हें मैं लक्ष्मी जी की भक्ति के कारण ही बना सकती हूँ हरी मैडम, क्योंकि उन्हें ऐसी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया पीलू, मुझे भी 200 की दे दो। मिक्स मैच करके मैं भी तुम्हारे इन्हीं पर लक्ष्मी जी के भक्ति करते हुए ही ये चूड़ियाँ पहनूंगी। इस तरह से पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की औरतों को बहुत पसंद आने लगती है और उसकी अब अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। माँ लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पीलू, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा तो दोनों माँ लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। बहुत अच्छे विचार है जी। अब मैं माँ लक्ष्मी जी को उनकी पसंद की कमल की माला अर्पित करती हूँ और उन्हें शुद्ध घी के लड्डू भोग में लगाती हूँ। पीलू लक्ष्मी जी को कमल की माला और लड्डू अर्पित करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कालू कौवा पीलू की चूड़ियाँ बिकने से बहुत परेशान था। कालू कौवे की चूड़ियों की दुकान थी, लेकिन वो महंगी और खराब क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचने लगा था। इसी वजह से उसकी दुकान में अब औरतें नहीं जाती थी। इस पीलू के कारण मेरी दुकान तो बहुत नुकसान हो रहा है, इसे यहाँ से भगाता हूँ। फिर वो पीलू के पास जाता है। ए पीलू, तू अब से यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएगी, यहाँ से भाग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कालू भैया, मैं गरीब टोकरी में चूड़ियाँ बेचने वाली हूँ, इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? तेरे आने के बाद से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भाग जा। तो वहाँ पे बबली पहुँचती है। आप पीलू को ऐसे नहीं भगा सकते कालू जी। हम आपकी दुकान से इसलिए चूड़ियाँ नहीं खरीदते हैं क्योंकि
वो खराब क्वालिटी की महंगी है। आप पीलू को तंग मत करो और ये जोर जबरदस्ती बंद करो। कालू भीड़ इकट्ठा होता देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है और रात में पीलू के घर की तरफ एक हथौड़ा लेकर जाता है। पीलू की पूरी कांच की चूड़ियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा, बल्कि मैं तो उसके टूटे फूटे पत्तों को भी एक दो हाथ मार दूंगा, जिससे वो और टूट फूट जाएं। कालू चुपचाप पीलू के घर में घुस जाता है और देखता है कि दोनों पति पत्नी सो रहे हैं। वो हथौड़े से चूड़ियों को तोड़ने लगता है। कांच के फूटने की आवाज सुनकर पीलू और बंटी जग जाते हैं। कालू, तुम मेरे घर में कैसे घुस गए? तुमने मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी। कालू, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तुझे तोड़ दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसी समय पीलू माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसका हथौड़ा उसी पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि कांच की चूड़ियाँ जो उसने तोड़ी थी सब की सब फिर से जुड़ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सब के जाने के बाद पीलू को माँ लक्ष्मी जी के दर्शन होते हैं। माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो। आपकी बहुत दया है माँ मेरे ऊपर। बेटी, तू इतनी गरीबी देखी लेकिन मेहनत करना और मेरी भक्ति करना नहीं भूली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में भी पीलू की कांच की चूड़ियाँ खरीदने के लिए लोग आने लगते हैं। मुनाफा बेहद बढ़ जाता है। पैसे आने से पीलू अपने पति का बहुत अच्छे से इलाज करा लेती है और ठीक होने के बाद वो भी उसी काम में लग जाता है। फिर दोनों पति पत्नी लक्ष्मी जी के लिए भंडारा करवाते हैं। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कव्वी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि उसके चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना। मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी। अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके। इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है? वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है।
तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई नहीं हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल विमेंस डे कहीं ये जीत न जाए। मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है। जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब इंटरनेशनल विमेंस डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो। इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी, एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेंस डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालात ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। भोपालगंज गांव के जंगल में पीलू का केलों का खेत था और वो केले सप्लाई करने का काम किया करती थी। इस बार केले की फसल बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया इसकी बिक्री होगी। मुझे तो 2 ट्रक और खरीदने पड़ेंगे और तो और खेत की रखवाली के लिए भी नया चौकीदार लगेगा। उसके पास हरिया काका चौकीदारी करता था। हरिया काका की उम्र हो चुकी थी। हरिया, तुमने मेरे लिए बहुत साल काम किया है, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब तुम चौकीदारी का नौकरी के लायक नहीं रहे। अब तुम घर में ही आराम करो, मैं नया चौकीदार रख लूंगी। अरे पीलू मैडम, नया क्यों? मेरा लड़का बंटी है ना, उसको आप चौकीदार बना लो। पर आप तो कहते थे कि वो मोबाइल में ही खेल खेलता रहता है। हाँ, कुछ काम करेगा तो मोबाइल भी छूट जाएगी। फिर पीलू तैयार हो जाती है और हरिया घर आकर अपने बेटे से मिलवाता है। बंटी अभी भी फोन में ही खेल खेल रहा था। अरे नालायक, दिन भर फोन में ही घुसा रहता है।
मेरी बात सुन, मैं अब नौकरी से निकाला गया हूँ और तुझे चौकीदार की नौकरी में लगाया हूँ, पीलू मैडम के केले के खेत में। अरे पिताजी, मैं चौकीदारी नहीं कर सकता, मुझे गेम खेलना है। तुझे अब से मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मिलेंगे, खुद कमा और खुद रिचार्ज करना। एक तू है, इतना बड़ा हो गया है और मोबाइल गेम खेलता रहता है, और एक पीलू मैडम है जो इतनी कम उम्र में पूरा कारोबार संभाल के रखी हुई है। अरे पिताजी, ताने मारना बंद करो, मैं नौकरी कर लूँगा। फिर बंटी पीलू के खेत में जाता है। सुनो, तुम्हें पूरे खेत की निगरानी करनी है, एक भी केला चोरी ना होने पाए। और हाँ, तुम जब ड्यूटी पर रहोगे उतने समय तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना है। कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बंटी हाँ में हाँ मिलाता है और ड्यूटी करने लगता है, लेकिन जल्द ही बोर हो जाता है। अरे ये कैसी बोरिंग नौकरी है, केले ही तो है, कोई एक दो ले गया तो क्या। मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं केले में ही मोबाइल डाल देता हूँ, मैडम को पता नहीं चलेगा और मैं केले में गेम खेला करूँगा। ऐसे ही एक दिन पीलू उसे देखती है। अरे तुम हर समय ये केला क्यों देखते रहते हो? तुम्हें केले के खेत की निगरानी करनी है, केले की नहीं। अब वो मैडम, ये केला मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाता है। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है और इसका फायदा उठाकर बंटी गेम खेलता रहता है और उसके पीछे से चोर केले चुरा कर ले जाते थे। एक दिन अचानक से पीलू उसको केले से बात करते हुए देखती है। ये पागल हो गया है क्या? केले से बात कर रहा है। लगता है इसने केले में मोबाइल छुपा कर रखा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे दोस्त, मैं यहाँ मजे से केले में मोबाइल छुपाया हुआ हूँ और कुछ केले चोरी भी हो गए तो किसको पता चलता है। पीलू तुरंत जाकर बंटी को पकड़ लेती है और उससे केला फोन छीन लेती है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम केले में फोन लगाकर बकवास कर रहे हो। अब तुम यहाँ खेती करोगे और जितने केले चोरी हुए हैं उतने पेड़ उगाकर मेरे नुकसान की भरपाई करोगे। उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। पीलू मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी पिताजी इतने ईमानदार थे और मैं नालायक निकला। अब से मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। ये सुनकर बंटी शर्मिंदा हो जाता है। वो पीलू से माफी मांगता है और ईमानदारी से खेती करता है और पीलू को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करता है। फिर पीलू को उसकी फसल से फायदा होता है और बंटी को ईमानदारी का सबक मिलता है।